हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। और सभी विद्यार्थियों को नववर्ष की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो नया साल है वो अच्छा मंगलमय हो और आप इसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और पढ़ने पूरा ध्यान रखें। बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये चैप्टर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है। जैसा मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वैसा ही मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ताकि जो आपका बेसिक पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि आगे जाके कभी भी आप जब केमिस्ट्री पढ़ो 12th के अंदर या आगे बीएससी एमएससी जब भी आप पढ़ो तो आपको ये लगे कि ये टॉपिक हमने पढ़े थे। इससे क्या है, आपका जो मनोबल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख पाओगे। फिलहाल इस कोविड-19 में ये हो रहा है कि जो 11th वाला जो स्टूडेंट है वो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसका खर्चाना उसे 12th के एग्जाम में भोगना पड़ेगा भाई। क्योंकि आप ये सोचो, जिस चीज़ को आप सबसे पहली बार ही पढ़ रहे हो उसे 12th में तुम कैसे पढ़ सकते हो। इसलिए तुमको पहले 11th का बेसिक जानने की काफ़ी आवश्यकता है। उसके बाद ही तुम आगे की बातों को सीख पाओगे या उसे समझ पाओगे। इसलिए इन टॉपिकों को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके पास कोई भी डाउट की बिल्कुल भी समस्या ना आए। और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी के पास डाउट आता है तो मैं ये बात हर लेक्चर में कहता हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अभी ऑनलाइन में तो यही तरीका है, अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो डाउट तो मैं फेस टू फेस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या था स्पेक्ट्रम? बताया था किसी भी चीज को तरीके से, यानी मैं कहूं क्रमबद्ध तरीके से समझने का जो तरीका था उसे बोला था आपने स्पेक्ट्रम। उसे आपने क्या बोला था? स्पेक्ट्रम। और हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। मैंने कहा था विद्युत चुम्बकीय तरंगों को व्यवस्थित रूप से जमाने का जो क्रम होता है या जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर बात थी? फिर मैंने आपको बताया था कि वहां पर इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ती है, एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, वेव नंबर क्या हो जाता है? कम। क्लियर बात थी? ये बातें मैंने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हम बात कर रहे थे कि स्पेक्ट्रम बेसिकली दो प्रकार से निर्धारित होते हैं। एक होता है प्रकृति के आधार पर और एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम थे वो दो प्रकार के थे। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम थे वो भी दो प्रकार के थे। एक तो हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। यानी एक तो होता है हमारे पास अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसके अंदर लाइनों के मध्य कोई भी अंतराल उपस्थित नहीं होता, यानी जो एनर्जी होती है उनके बीच में आपको कोई भी गैप दिखाई नहीं देगा। उस स्पेक्ट्रम को बोला था आपने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिनमें लाइनों के मध्य आपको अंतराल दिखाई देते हैं, यानी आपको एक लाइन तो यहां बनेगी तो एक लाइन यहां बनेगी, एक यहां बनेगी तो एक यहां बनेगी, यानी ऐसा एनर्जी गैप आपको दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मैंने आपसे कहा था जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स है, जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री में एटम है यानी परमाणु है, उनके जितने भी जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वे सारे के सारे होते हैं डिसकंटिन्यूअस। कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर बात थी? फिर हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो लाइनों को अवशोषित करने से बनता है। और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो लाइनों को, लाइन मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो फोटोनों को अवशोषित करने से बनता है। और एमिशन क्या होता है? जो फोटोनों को बाहर निकालने पर बनता है, उसे बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने आपसे कहा था जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो केवल एक लाइन में होगा, यानी एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? सिंगल लाइन में। और जब एमिशन होगा वो क्या होगा? मल्टीपल, यानी जाने के लिए परमानेंट रूल है लेकिन आने के लिए कोई रूल नहीं था। अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन को आप यहां से आप यहां लेके जाओगे तो केवल एक राउंड में जंप करेगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो जंप करने के क्या होंगे? काफी सारे चांस। इसे तो बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन और इसे हमने क्या बोला था वहां पर? एमिशन। क्लियर बात थी आपके पास? यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है? केवल और केवल सिंगल लाइन में होगा, लेकिन एमिशन क्या होगा? हमेशा मल्टीपल टाइप में। ठीक है बात? ये बात आपको समझ आ गई? ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, फिर हम ये चीज देखना चाह रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास मान लो एक सैंपल है। हमारे पास क्या है? एक गैस का सैंपल है। आप कोई सा ले सकते हो, आपके पास गैस का सैंपल है। इस पर आपने क्या किया? लैम्डा डाल दी, अलग अलग वेवलेंथ की आपने लाइट डाली इसके ऊपर। ठीक है, लैम्डा 1 2 3 4 जो भी है 10 तक आपने डाली। मैंने बताया था आपको जिस भी लाइन को ये अवशोषित करेगा उसके स्पेक्ट्रम आपको लाइन में दिखाई देंगे। मान लो इसे 3 लाइन को अवशोषित किया तो 3 जो लाइन अवशोषित करेगा उसकी लाइन आपको इस स्पेक्ट्रम यानी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखाई देगी। उसे बोला था आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम ये देखना चाहते थे कि सर हमको कैसे पता लगेगा
कि जो आपके पास सैंपल है वो किस लाइन को तो अवशोषित करेगा और किस लाइन को करेगा ट्रांसमिटेड, यानी किस लाइन को तो वो अब जो अवशोषित करेगा और किस लाइन को करेगा वो बाहर। हम कैसे पता लगाएंगे उसका मैं तरीका आज आपको बता रहा हूं कि आप कैसे पता लगाओगे कि जो अपने पास सैंपल दिया हुआ है वो किस लाइन को तो अवशोषित करेगा और किस लाइन को क्या करेगा बाहर। उसकी बात करने वाले हैं आज कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन तो एब्जॉर्ब होगी और कौन सी लाइन ट्रांसमिटेड होगी। देखो जी, मानो कि अपने पास कोई एक एनर्जी है, मानो कि अपने पास कोई लाइट है, एनर्जी क्या लाइट है, अपने पास क्या है एक लाइट। उस लाइट के पास जो एनर्जी है, अपने पास ये लाइट है, लाइट फोटोन ही होती है, उस लाइट के पास जो एनर्जी है वो इतनी है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेकर उसके पास 15 तक की एनर्जी है। आपके पास एक लाइट है, उस लाइट के पास कितनी एनर्जी है 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 से लेकर कितनी तक है 15 तक है। ठीक है, अब आपके पास मान लो एक एटम है, निकालना चाहते हो ना आप एनर्जी को, एनर्जी तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल पाओ, ये तो मैंने एक सामान्य सा उदाहरण लिया है, जबकि आप एनर्जी को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, En बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। निकाल सकते हो ना आप, यहां रखोगे आप परमाणु का क्रमांक, यहां रखोगे उसका ऑर्बिट, बताओ आपके पास एनर्जी आएगी नहीं आएगी, और ये एनर्जी किस में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, बताओ आएगी कि नहीं आएगी। निकाल सकते हो ना, मैंने तो सामान्य से उदाहरण लिया है कि आपके पास एक फोटोन है जिसके पास एनर्जी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इतनी एनर्जी है। अपने पास वो एटम है कोई, ठीक है, ये अपने पास एटम का क्या होगा न्यूक्लियस, ये अपने पास उसका पहला, ये उसका दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, इसकी एनर्जी मान लिया अपने पास क्या है 1। निकाल सकते हो ना आप यहां से, मैं तो एक सामान्य सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप यहां से निकाल सकते हो। अगर हाइड्रोजन होता कितनी होती -30.6 होती कि नहीं होती, तो मैं तो सामान्य सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लिया कि यहां पर n बराबर 1 है, यहां पर n बराबर 2 है, यहां पर n बराबर 3 है, यहां पर n बराबर 4 है, यहां पर n बराबर ले लिया अपने 5। एक सामान्य सा उदाहरण, जब भी मैंने यहां पर कोई हाइड्रोजन को नहीं लिया है, मान लिया कि यहां पर एनर्जी कितनी है 1 है, यहां पर मान लिया मैंने 3 है, यहां पर मान लिया मैंने 6 है, यहां पर मान लिया मैंने अपने पास 9 हो गई, और यहां पर मान लो मैंने मान लिया कि 14 है। दिख रही है आपको, आपको क्लियर है मैं जो क्या कह रहा हूं। वापिस सुनो बात ध्यान से कि मान लो आपके पास एक लाइट है, भाई हम क्या पता लगाना चाहते हैं, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो लाइनों को अवशोषित करने से बनता है उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि वो कौन सी लाइन को तो अवशोषित करेगा और कौन सी लाइन को बाहर करेगा, उसका पता लगाना चाहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आपके पास एक लाइट है जिसकी एनर्जी कितनी है 1 से लेकर 15 तक की। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जिस लाइट के पास 1 से लेकर 15 तक की एनर्जी है उसमें से ये जो एटम है कोई सा मान लो, रैंडम माना मैंने, एक सामान्य एग्जांपल माना मैंने, ठीक है, अपने पास एक लाइट फोटोन की लाइट एनर्जी कितनी है 1 से लेकर 15 तक की। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ये सैंपल है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सैंपल, क्या है ये सैंपल, कि ये जो हमारे पास सैंपल है ये इनमें से किस लाइन को अवशोषित करेगा। जिस लाइन को अवशोषित करेगा बताओ उसकी लाइन आपको फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर दिखाई देगी नहीं देगी, और जिस लाइन को बाहर कर देगा उसकी लाइन बताओ क्या आपको फोटोग्राफी प्लेट में दिखाई देगी क्या, नहीं देगी। इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि इस लाइट के पास 1 से लेकर 15 तक की एनर्जी है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है, अब सैंपल कोई ना कोई सा तो होगा ना भाई, उसके पास न्यूक्लियस भी होगा और उसके पास एनर्जी लेवल भी होंगे कि नहीं होंगे, कि ये जो सैंपल है ये इनमें से किस एनर्जी की लाइन को क्या करेगा अवशोषित और किन लाइनों को क्या करेगा बाहर। जिन लाइनों को बाहर कर देगा बताओ उनकी क्या लाइन आपको फोटोग्राफी प्लेट में दिखाई देगी क्या, नहीं देगी। और ये इनमें से जिसको अवशोषित करेगा बताओ उसकी जो लाइन है बताओ आपको फोटोग्राफी प्लेट में दिखाई देगी कि नहीं देगी, देगी। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो जी, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में होगा, रख दिया ग्राउंड स्टेट में। अब सोचो यहां से लेके यहां तक का, यहां की एनर्जी अपने पास 1 है और यहां की एनर्जी अपने पास क्या है 3। ये मैंने अंदाजे से मानी है, मैंने कोई निकाली नहीं है, जबकि आप निकाल सकते हो। अगर मान लो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु होता तो यहां एनर्जी कितनी आती, यहां रखते आप Z बराबर 1 और यहां क्या रखते हैं n बराबर 1, रख लेते हैं वैल्यू, फिर क्या रखते हैं n बराबर 2, Z बराबर 1, फिर 3 4, इस प्रकार निकाल लेते ना। मैंने तो सामान्य से उदाहरण बताया आपको कि आप कैसे निकालोगे। तो बताओ यहां पर एनर्जी 1 है और यहां पर एनर्जी क्या है 3, बताओ 3 में जब 1 घटाओगे बताओ यहां से यहां तक का एनर्जी का कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां जंप करना है, अगर इलेक्ट्रॉनों को इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां जंप करना है तो उसे कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, 2 जूल के बराबर, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा। भाई अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या यहां से यहां जंप कर पाएगा क्या, बीच में नहीं जाएगा वो तो इलेक्ट्रॉन को इस n बराबर 1 से n बराबर 2 पर जाने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए, 2। यानी जो भी एनर्जी इस 2 के बराबर होगी उसको तो ये ले लेगा, बताओ बाकी की एनर्जी को बाहर करेगा ही नहीं करेगा। बात समझ में क्या करूं,
अगर इलेक्ट्रॉन को इस 1 वाली एनर्जी को छोड़कर अगर 3 वाली एनर्जी में जाना है तो इन दोनों के मध्य का ऊर्जा अंतराल कितना आ रहा है, 3 - 1 = 2। तो मैं कहूंगा अगर आप ऊपर से कोई एनर्जी डाल रहे हो तो वो एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। इससे कम की एनर्जी को लेगा ही नहीं और इससे ज्यादा की एनर्जी को भी नहीं लेगा। यानी ये हमेशा पर्टिकुलर एनर्जी को लेता है, ना तो इससे कम लेगा ना इससे ज्यादा। यानी अगर आपके पास इस लाइट में अगर 2 एनर्जी वाली कोई फोटोन है उसे तो ये ले लेगा, बाकी सारी फोटोन को क्या कर देगा ये बाहर। मेरी बात समझ आ रही है हमको क्या कह रहा हूं, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि मान लिया कि अपने पास एनर्जी यहां पर 1 है, मान लिया कि अपने पास एनर्जी यहां पर 3 है, तो यहां से यहां तक का बीच का अंतराल कितना गया, 2 एनर्जी का। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप करना है तो उसे कम से कम एनर्जी 2 चाहिए, नहीं चाहिए। इससे तो ना तो वो कम लेगा ना ही इससे ज्यादा लेगा, बात समझ रही है। और मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से, ये तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से कहां जाना है, 6 वाले में, तो कम से कम ऊर्जा कितनी चाहिए वो उसको, 5। 6 में से गया तो 5 बचेगा, नहीं बचेगा। मानो कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, आप कहोगे सर आप ऐसे एक एक स्टेप में क्यों भेज रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था मैं कौन सा बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैंने कहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा एक लाइन में बनता है, जबकि एमिशन क्या होगा, मल्टीपल लाइन में बनेगा। कैसे बनेगा भाई, ऊपर से नीचे आने के कई चांस है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने का केवल और केवल एक चांस होता है। एक चांस में या तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, या जहां पर आप भेजना चाहते हो वहां जाएगा। क्लियर बात है। तो बताओ यहां से यहां तक का ऊर्जा अंतर कितना होगा, 8 का, और यहां से यहां तक का ऊर्जा अंतर कितने का होगा, बताओ 13 का होगा कि नहीं होगा, होगा। जब भाई अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, 2। इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां जाना है कितनी चाहिए उसे, 5। अगर यहां से यहां जाना है कितनी चाहिए उसे, 8। और यहां से यहां जाना है तो कितनी चाहिए उसको, 13। यानी अगर किसी की एनर्जी, अगर किसी लाइट की एनर्जी अगर इन एनर्जी के बराबर हो जाएगी तो उसे तो ले लेगा और बाकी सारी एनर्जी को क्या कर देगा वो, बताओ बाहर करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए कितनी, उसे या तो चाहिए 2, या चाहिए 5, या चाहिए 8, या चाहिए 13। इसके अलावा बताओ और कोई एनर्जी से मतलब है क्या, नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो या तो यहां से आ जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, या यहां से यहां जाएगा, और उसका ऊर्जा अंतराल आप निकाल सकते हो। निकाल लोगे तो बताओ इसमें पता लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे कि कौन कौन सी एनर्जी को तो वो लेगा और कौन कौन सी एनर्जी को क्या कर देगा वो बाहर। यानी जिसकी एनर्जी इनके बराबर होगी उस एनर्जी को तो कर लेगा वो अवशोषित, और बाकी सारी एनर्जी को क्या कर देगा वो बाहर। अब आ जाओ, बताओ क्या वो 1 वाली एनर्जी को लेगा, क्या कहीं दिख रहा है आपको यहां का 1 का ऊर्जा अंतराल, कहीं नहीं लेगा। यानी ये हो जाएगी ट्रांसमिटेड, क्या हो जाएगी, ये एनर्जी यहां से क्या निकल जाएगी बाहर। आ जाओ, बताओ 2 वाली को लेगा नहीं लेगा, देखो आप जैसे 2 वाली एनर्जी यहां जाएगी, बताओ ये ले लेगा नहीं लेगा, और यहां से कहां जंप कर जाएगा, यहां पर, बताओ 1 से 3 में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से 3 में जाने पर बताओ ऊर्जा अंतराल 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ इस 2 वाली एनर्जी को क्या कर लेगा, अवशोषित करेगा ही नहीं करेगा। तो बताओ ये हो जाएगी एब्जॉर्ब, क्या हो जाएगी, ये तो होगी ट्रांसमिटेड, और ये क्या हो गई एब्जॉर्ब, ये तो हो जाएगी अवशोषित, और ये क्या हो जाएगी बाहर। आ जाओ 3 पे, बताओ 3 का कहीं दिख रहा है आपको, ये 5 है 3 नहीं है, कहीं आपको 3 का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये बाहर नहीं हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। 4 का दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा, ये भी बाहर हो जाएगी। बताओ 5 का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। यानी जब इसके पास 5 जूल ऊर्जा जाएगी, बताओ ये यहां से जम करके यहां जाएगा नहीं जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवशोषित। क्या हो जाएगा, यानी ये तो लेगा, ये तो 2 नंबर की लेगा, और एक 5 वाली लेगा। आगे चलो, 6 की लेगा, क्या दिख रहा है कहीं 6 का गैप आपको, नहीं दिख रहा। 7 का लेगा, नहीं लेगा, दिख रहा है 7 का कहीं नहीं है। 8 का लेगा, क्या 9 में से 1 गया तो 8, बताओ ये एनर्जी आ रही नहीं आ रही। यानी जब उसके पास 8 जूल की एनर्जी जाएगी, बताओ यहां से जम करके यहां जाएगा नहीं जाएगा, मतलब इस लाइन को कर लेगा ये अवशोषित। किसको अवशोषित कर लेगा, एक तो 2 को, एक 5 को, और एक 8 को, एक इसको लेगा 13 को। इसके अलावा ये सब क्या हो जाएंगी, यहां से बाहर हो जाएंगी। बताओ आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट आएगी, आपके पास जो फोटोग्राफिक प्लेट यहां आ रही है, बताओ उसमें कितनी लाइन आएंगी, उसमें आएगी ओनली 4 लाइन। कौन कौन सी, एक तो आएगी 2 वाली, एक आएगी कितने वाली, 5 वाली, एक आएगी हमारे पास कितने वाली, 8 वाली, और एक हमारे पास कितने वाली आएगी, 13 वाली। इसके अलावा जितनी भी लाइनें, बताओ सारी की सारी लाइनें बाहर होंगी कि नहीं होंगी। पता लग गया ना कि वो कौन सी ऊर्जा को लेगा, वो केवल और केवल उस वेवलेंथ को लेगा, उस एनर्जी को लेगा जिसका एनर्जी ऑर्डर या जिसका एनर्जी गैप इन अंतरालों के क्या होगा बराबर, ना तो इससे कम वाली लेगा ना ही इससे ज्यादा वाली। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अब हर परमाणु के लिए आप इनको निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। बताओ आप पता लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे कि कौन सी को लेगा कौन सी को नहीं लेगा। वो केवल और केवल उनको लेगा जिनका अंतराल इन ऊर्जा अंतरालों के क्या होता है बराबर, या तो यहां या यहां या यहां या यहां, जहां भी आप देखना चाहते हो वहां पर। इससे ना तो कम वाली लेगा ना ही इससे ज्यादा वाली लेगा। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे पास सैंपल है वो किन लाइनों को अवशोषित करेगा और किस ऊर्जा को करेगा बाहर। तो केवल और केवल उसी ऊर्जा को अवशोषित करेगा जिनका गैप इन ऊर्जा अंतरालों की क्या होगा बराबर।
और बाकी की सारी जो किरणें हैं वो सब की सब क्या चली जाएंगी बाहर। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये हमारे पास है जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्लियर कहानी? कहानी क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी केवल और केवल उनको लेगा जिनका ऊर्जांतराल इन ऊर्जांतरालों के क्या आ जाता है बराबर, बाकी की सारी क्या हो जाएंगी वहां से बाहर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी वहां से सारी बाहर। ध्यान से देख लो आप कि अवशोषण स्पेक्ट्रम किस प्रकार तैयार किया जाता है। कहानी आपको शायद क्लियर हो रही होगी कि आप कैसे पता लगाओगे कि सैंपल कौन सी एनर्जी को तो लेगा और कौन सी एनर्जी को नहीं लेगा। क्लियर है? यानी केवल भाई आपको अगर यहां से, भाई आपको जाना कहां है, या तो आप यहां से आ जा सकते हो, या आप यहां से आ जा सकते हो, या आप यहां से आ जा सकते हो, या आप यहां से यहां जा सकते हो। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो कम से कम 2 जूल एनर्जी चाहिए ना भाई। यहां 3 है, यहां 1 है, तो बीच का अंतराल कितने का होगा? 2 का। तो आपको 2 फीट लंबी जंप लगानी पड़ेगी। बताओ 2 जूल की एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? अगर आपको यहां से आ जाना है 6 में से गया तो 5, तो आपको 5 कदम ऊंची जंप लगानी पड़ेगी। अगर 1 से 9 में जाना है तो आपको 8 कदम ऊंची जंप लगानी पड़ेगी। और अगर आपको 1 से 14 में जाना है तो आपको 13 किलोमीटर लंबी क्या लगानी पड़ेगी? जंप। तो मैं कहूंगा ये 2 को, 5 को, 8 को, 13 को तो ले लेगा, बाकी से इसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप लाइट को डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही तो होता है, तो ट्रांजिशन अगर इनमें से कुछ है तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी सारी सारी किरणें क्या हो जाएंगी वहां से बाहर। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास सैंपल केवल और केवल उन किरणों को अवशोषित करेगा जिनकी ऊर्जा इन ऊर्जा अंतराल के बराबर हो जाएगी, बाकी सारी किरणें क्या हो जाएंगी वहां से बाहर। और ये नियम किसके लिए? ओनली फॉर ओनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए। मैंने कहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा सिंगल लाइन में होता है, जबकि जब ये लाइन वापस आएगी तो कैसा हो भाई, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, जब ये वापस आएगा तो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, और यहां से मल्टीपल स्टेप में आएगा। जाने के लिए रूल है, आने के लिए कोई रूल नहीं। टुक 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 करता हुआ आएगा। जाने के लिए यहां जंप करेगा सीधा वहां पर, लेकिन आने के लिए कोई रूल नहीं है। देख लीजिए आप कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ये थोड़ा अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को तरीके सीख सकते हो और उसे समझ सकते हो कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सैंपल किस लाइन को तो अवशोषित करेगा और किस लाइन को करेगा यहां से बाहर। बात समझ आ गई आपको? बात क्लियर है आपको? क्लियर? चलो तो भाई बात। अब मैं बात करता हूं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं? मैं बात कर रहा हूं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। सुनो, मैं बात कर रहा हूं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं ये बात। जो लाइन जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान सुनना। जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थी, जो लाइन, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में थी, यानी जो लाइन अवशोषण स्पेक्ट्रम में थी, वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में होगी ही होगी। सुनो बात ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। जो लाइन अवशोषण स्पेक्ट्रम में थी, कौन कौन सी थी? 2 वाली, 5 वाली, 8 वाली और 13 वाली। मेरी बात को सुना ध्यान से। जो लाइन अवशोषण स्पेक्ट्रम में थी वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में होगी ही होगी। यानी ये लाइन जो है ना आपने बनाई है, ये कौन सी स्पेक्ट्रम वाली है? ये हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाली। कौन सी स्पेक्ट्रम वाली? ये एब्जॉर्प्शन तो था भाई। जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होगी वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में होगी ही होगी। लेकिन जो लाइन एमिशन में है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एब्जॉर्प्शन में है या नहीं। यानी जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो तो एमिशन में होगी, लेकिन जो लाइन एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं भी। तो मैं लिख के बता रहा हूं आपको। जो लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है, जो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है, वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में होगी ही होगी, परमानेंट होगी। लेकिन जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में है, लेकिन जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हो भी सकती है और नहीं भी। ये जो लिखा है मैंने, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है, यानी जो आपके पास एब्जॉर्प्शन कौन कौन सी है? 2 वाली, 5 वाली, 8 वाली, 13। तो जब आप इसका एमिशन बनाओगे ना, बताऊंगा अभी मैं एग्जांपल के द्वारा आपको, जब आप इसका एमिशन स्पेक्ट्रम बनाओगे तो ये चारों की चारों लाइनें वहां पर उपस्थित होंगी। लेकिन जो लाइन एमिशन में होंगी वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और
नहीं भी। समझ गए बात? इन जो एब्जॉर्प्शन में है वो तो एमिशन में आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो एमिशन में मिलेंगी वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं भी। बात समझ आई आपको? बात समझ आई? ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से कथन और कारण वाले काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एम्स के एग्जाम में। बात समझ आ रही मेरी? सुनो भाई बात आगे। सर हम कैसे पता लगाएंगे? देखो जी, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहां से, कहां चला गया 14 में, तो देखो ऊपर कौन सा था 14 वाला, उसके बाद कौन सा था 9 नंबर वाला, फिर कौन सा था 6 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। देखो जी, ये अपने पास 14 एनर्जी का लेवल था, ये 9 का था, ये 6 का था, ये 3 का था, ये 1 का था। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 14 में। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया और कहां चला गया 14। अब देखो वो 14 से कहां आ सकता है 9 वाले में, वो 14 से कहां आ सकता है 6 में, वो 14 से कहां आ सकता है 3 में, वो 14 से कहां आ सकता है 1 में। भाई वो यहां से आ सकता है, वो यहां से आ सकता है, यहां से यहां आ सकता है और यहां से यहां आ सकता है। तो बताओ जो 14 से 9 में आएगा, बताओ इसके बीच का एनर्जी गैप बाहर करेगा नहीं करेगा? तो 14 में से लोग कितने बच गए? बताओ 5 बचे कि नहीं बचे? भाई जब वो 14 वाले एनर्जी गैप से 9 वाले एनर्जी गैप में आएगा तो 5 एनर्जी का फोटोन बाहर करेगा कि नहीं करेगा? मैंने कहा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, जितनी ऊर्जा लेके जाता है उतनी ऊर्जा दे के आता है। तो मैं कहूंगा जब 14 से 9 में आएगा, बताओ इस ऊर्जा का फोटोन बाहर करेगा कि नहीं करेगा? तो इसकी 14 है, इसकी 9 है, अंतराल कितना आएगा? 14 में हो गए, बताओ 5 बचे ही नहीं बचे? बताओ 5 एनर्जी का फोटोन क्या कर देगा वो वहां से बाहर। बताओ 5 वाली लाइन वहां है कि नहीं? दिख रही है आपको? यहां भी 5 था और बताओ यहां भी 5 है कि नहीं? यानी जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है बताओ वो एमिशन में आ रही कि नहीं आ रही? आप सुनो, जब वो 14 से कहां आएगा 6 में, तो 14 में 6 गए कितने आ गए 8। बताओ लाइन आ रही है कि नहीं आ रही? ये लाइन एब्जॉर्प्शन में भी थी और ये लाइन बताओ एमिशन में भी आ रही नहीं आ रही? आ जाओ, जब 14 से 3 में आएगा कितना आ जाएगा 11। क्या 11 वाली लाइन है वो लाइन? देखो यहां एमिशन में कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो आप एमिशन स्पेक्ट्रम में एक लाइन नहीं आएगी, कौन सी वाली 11 वाली। बताओ ये लाइन क्या है यहां पर थी क्या? तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो तो एमिशन में होगी, लेकिन जो एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं भी। देखो ये लाइन एमिशन में भी है और ये लाइन एब्जॉर्प्शन में भी है, ये लाइन एमिशन में भी है और ये लाइन एब्जॉर्प्शन में भी है, लेकिन ये लाइन केवल और केवल एमिशन में है, लेकिन ये लाइन एब्जॉर्प्शन में नहीं है। इन जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो तो एमिशन में होगी, लेकिन जो एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं। आगे चलो, अगर मान लो 14 से 1 में आएगा, बताओ 13 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 13 वाली लाइन आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, मतलब ये लाइन एब्जॉर्प्शन में भी है और ये लाइन एमिशन में भी है कि नहीं है? ये तो अपने पास पहला चांस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा 9 से। अब बताओ 9 से कहां आ सकता है वो 6 में, 9 से 1 कहां आ सकता है 3 में, और 9 से कहां आ सकता है वो 1 में। बताओ 9 में से जब 6 में आएगा तो 6 और 3 कितने हो गए? 3 का आ गया ना? बताओ आ रही है नहीं आ रही? बताओ ये लाइन 3 वाली एमिशन में तो है, लेकिन बताओ एब्जॉर्प्शन में होगी कि नहीं होगी? नहीं है, दिख रही है आपको? आ जाओ 9 से आ गया 3 में तो कितना आएगा एनर्जी गैप 6 का, 9 से आ गया 1 में कितना आएगा एनर्जी गैप 8 का आएगा ही नहीं आएगा? दिख रहा है आपको? यानी जो लाइन एमिशन में है वो तो एब्जॉर्प्शन में हो, वो जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो तो एमिशन में दिख रही है आपको, लेकिन जो एमिशन में है बताओ क्या एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं भी? आ जाओ, अब मान लो 6 से आएगा 3 में, कहां आएगा 3 से, 6 से कहां आएगा 1 में, 6 से 3 में आएगा तो कितना बनेगा 3, और 6 से 1 में आएगा तो कितना बनेगा 5। अब 3 से कहां सकता है यहां पर 2। बताओ कितनी लाइन बनेगी? देखो आप, एक लाइन तो कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। यानी जब 14 से 1 में आएगा तो उसके पास टोटल कितनी लाइनें बनेगी 10, जबकि यहां कितनी बनी थी 1 2 3 और 4। देख लीजिए आप ध्यान से कि एमिशन स्पेक्ट्रम तो आपको इधर दिखाया है मैंने और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने आपको उधर दिखाया है। तो आपको दिख रहा होगा जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है, देखो कौन कौन सी है 2 वाली, बताओ है कि नहीं? अब 2 5 8 13 जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो एमिशन में होगी ही होगी। देखो आप यहां 2 है रहा, 5 है कहां है 5 ये रहा, अपने पास 8 कहां है ये रहा 2 बार, 13 कहां है अपने पास ये रहा। जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो तो एमिशन में होगी, लेकिन जो एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं। 2 यहां भी है तो वहां भी है, लेकिन यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, तो हो भी सकती है और नहीं। कहा मैंने आपको कि जो लाइन एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखो आप, एमिशन तो होता है आपके पास मल्टीपल स्टेप में, जबकि एब्जॉर्प्शन कैसा होता है हमेशा सिंगल स्टेप में। बातें क्लियर है आपको एब्जॉर्प्शन एमिशन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? देख लो आप बोर्ड में कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो कैसे बनता है और एमिशन स्पेक्ट्रम किस प्रकार बनाया जाता है, ताकि आपको बातें पूरी क्लियर हो जाए। ये जाल समझ आ गया क्या आपको? इसको अलग से ड्रॉ करूं? देखो इसको अलग समझा सकता हूं मैं आपको।
विद्यार्थियों प्रॉब्लम आ रही होगी सर ये आपने कैसे जाल बना दिया, ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको ये लाइनें कैसे बनती है। मैंने कहा था आपका सैंपल केवल और केवल उस एनर्जी को लेगा जिसका ऊर्जा अंतराल इस एनर्जी गैप के क्या होगा बराबर, बाकी सारी लाइनें क्या कर देगा वो बाहर। अब मैंने क्या कहा आपको, आपके पास चांस क्या थे, 14 था, 9 था, इसके अलावा कौन सा था अपने पास, 6, 3 और 1 ये था। अब बताओ इलेक्ट्रॉन अगर यहां बैठा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां बैठा तो कहां से कहां सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से कहां सकता है, यहां आ सकता है, यहां से कहां सकता है, यहां आ सकता है, और यहां से कहां सकता है, यहां। तो यहां से आएगा कितना आ जाएगा, 14 में 9 गए तो 5, यहां से आएगा 14 में 6 गए तो 8, यहां से आएगा तो 14 में 3 गए तो 11, और यहां से आएगा 14 में गए तो 13। बताओ इस एनर्जी का फोटोन बाहर निकालेगा नहीं निकालेगा, आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, अब मान लो इलेक्ट्रॉन कहां गया 9 में, तो 9 से कहां आ सकता है, ऊपर तो जा नहीं सकता ना, 6, 3, 1, तो 9 से आ सकता है 6 से, 9 से आ सकता है 3 में, 9 से आ सकता है 1 में, तो 9 से 6 में आएगा कितना आएगा 3 का, 9 से 3 में आएगा तो 6 का, और 9 से 1 में आएगा तो अपने पास आएगा एनर्जी गैप 8 का। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 6 में, तो 6 से कहां आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां आ सकता है, तो 6 से 3 में आएगा 3 का, और 6 से 1 में आएगा तो 1 का, और 3 से कहां आ सकता है 1 में, इसके अलावा कोई चांस है नहीं, तो बताओ 2 का। बताओ इतनी लाइन बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बताओ टोटल लाइन कितनी बनी यहां से, टोटल लाइन बनी यहां से 10, जबकि वहां कितनी बनी थी अपने पास 4। बात समझ आ रही है आपको, यानी जब आप ऐसे सैंपल बनाओगे तो सैंपल में 4 तो एब्जॉर्प्शन लाइन बनेगी और 10 क्या बनेगी अपने पास, एमिशन की लाइन। बात समझ आ रही है आपको कि एमिशन तो हमेशा मल्टीपल स्टेप में होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है सिंगल स्टेप में। दिख रही है बात, यानी जो लाइन एब्जॉर्प्शन में है वो एमिशन में होगी, लेकिन जो एमिशन में है वो एब्जॉर्प्शन में हो भी सकती है और नहीं भी। बात समझ आ रही है आपको, बात समझ आ रही है, यानी आप एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होगा मल्टीपल स्टेप में, कैसा होगा मल्टीपल स्टेप में, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है हमेशा सिंगल स्टेप में, कैसा होता है सिंगल स्टेप। ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिंगल स्टेप में होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है मल्टीपल स्टेप में, कैसे होता है मल्टीपल स्टेप। देख लीजिए आप, अभी तक मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात नहीं की, अभी तक तो मैं आपको केवल और केवल स्पेक्ट्रम का बेसिक बता रहा हूं कि स्पेक्ट्रम का बेसिक क्या होगा। अब सोचो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट होगा, जब उसका बेसिक इतना धमाकेदार है तो खुद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप अंदाजा लगा लेना। क्लियर बात है। और ध्यान रखना जब भी एमिशन होगा तो हाई एनर्जी से कहां आएगा लोअर में, यानी उच्च ऊर्जा से कहां आएगा निम्न ऊर्जा में, तब होगा एमिशन। और एब्जॉर्प्शन क्या होगा जब निम्न ऊर्जा से कहां जाएगा उच्च ऊर्जा में। बात समझ रही है, यानी एमिशन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन आएगा उच्च ऊर्जा से कहां आएगा, उच्च ऊर्जा से कहां आएगा निम्न ऊर्जा में, लेकिन यहां क्या होगा यहां जाएगा निम्न ऊर्जा से, निम्न ऊर्जा से कहां जाएगा उच्च ऊर्जा में, निम्न ऊर्जा से जाएगा उच्च ऊर्जा में। ठीक है जी, यहां से जाएगा नीचे से ऊपर, वहां जाएगा ऊपर से नीचे। एमिशन क्या होगा मल्टीपल स्टेप में और एब्जॉर्प्शन क्या होगा ओनली फॉर ओनली सिंगल स्टेप में। क्लियर बात है, बात समझ आ गई आपको। तो ये बात थी एब्जॉर्प्शन की और ये बात थी एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम हमारे पास दो प्रकार से बांटे थे हमने, उत्पत्ति के आधार पर अपने पास दो एब्जॉर्प्शन एमिशन, और प्रकृति के आधार पर हमारे पास दो थे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। चारों की बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली इन दो लेक्चरों में। क्लियर बात है, बात समझेगी। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बात हमारे पास कौन सी, वो इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले थे वो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे बनता है हाइड्रोजन। और यहां भी हम दो ही बात करेंगे, एक तो बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की और एक बात करेंगे एमिशन, क्योंकि हम जानते हैं जितने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जितने मेरे पास एटम है, उनके सबके स्पेक्ट्रम कैसे बनेंगे डिसकंटिन्यूअस। कैसे बनेंगे डिसकंटिन्यूअस। बात समझ आ गई आपको। और ये बात करेंगे हम इससे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।